हेलो गाइस, मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल करंट इन्फो पोर्टल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें नए अपडेट्स के लिए। आज इस वीडियो में जानेंगे कि 70 साल से भी ज्यादा हो गए हमारे देश को आजाद हुए, फिर भी इंडिया में सभी हर कोई व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है। इसके क्या मेन कारण है, इसका इतिहास क्या रहा है कि ब्रिटिशरों की क्या स्कीम थी कि जिस वजह से हमारे सभी लोग अनएजुकेटेड रह पाए, और जो आज़ादी होने के बाद भी हमारे देश 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं फिर भी एजुकेटेड नहीं है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1944 में ब्रिटिशरों ने एक स्कीम बनाई थी जिसका नाम था सेजेंट स्कीम। इसमें यह था कि इंडिया के रिकंस्ट्रक्शन कर रही थी एजुकेशन की। उनका मेन एम था कि 6 साल से 11 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए और 40 साल के अंदर उनका एम था कि वो सभी पीपल को एजुकेटेड कर देंगे। अंग्रेज चली भी गए, 70 साल से भी ज़्यादा देश को आज़ाद हो गए, फिर भी अभी तक इंडिया में खाली 74% लिटरेसी रेट है। क्यों, इसके क्या कारण है? चलिए जानते हैं कि ब्रिटिशरों के आने से पहले इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या था। इंडिया में ब्रिटिशरों के आने से पहले लगभग इंडिया में हर कोई एजुकेटेड हुआ करता था, क्योंकि गांव के अंदर मंदिर और मस्जिद जो चैरिटी पे चलते हैं उसके अंदर गांव का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो या किसी भी समूह का, वो जाके एजुकेशन को प्राप्त कर सकता था। पर जब एजुकेशन ब्रिटिशरों के हाथ में आई, उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम लाना स्टार्ट कर दिया, जिसमें क्या हुआ, जो मंदिर और मस्जिद थे उनके महत्व घट गया एजुकेशन के। ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने हमारे जो आने से पहले जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें लगभग हर कोई पढ़ा लिखा हुआ करता था। पर ऐसा क्या हुआ, अंग्रेजों ने ऐसा क्या किया कि जब अंग्रेज देश को छोड़ के गए तो खाली 10% लोग पढ़े लिखे थे। इसका मेन कारण था जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए गए जो टैक्स स्कीम थी, उसके अकॉर्डिंग किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स वसूला जाता था, जिस वजह से किसान अपने बच्चों को स्कूलों में या कई मंदिर या मस्जिदों के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम भी चलते थे वो भी धीरे धीरे उनका महत्व कम हो गया था, जिस वजह से वो इंडिया अलिटरेट रहता गया। अंग्रेज तो चले गए थे देश को छोड़ के 1947 में। अब हमारी बात ये थी कि हमें अपने देश के नागरिकों को कैसे एजुकेटेड करना है। 1947 में जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जेड.एच. लहरी ने बात करी कि एक प्रपोजल रखा कि हमें सभी नागरिकों को एक कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए, पर उनकी उस बात पर इतना गौर नहीं किया गया। उसको एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट बना दिया गया, राजनीतिक निर्देशक तत्व का, जिसके अंदर एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया। उसके अंदर ये राज्य के अंदर जिम्मा छोड़ दिया गया कि वो इसको एजुकेशन दें। 2002 में एनडीए गवर्नमेंट यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एजुकेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया। उन्हें एजुकेशन को कंपलसरी करा 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। 86 अमेंडमेंट में यानी 86वें संशोधन द्वारा इसको एक कंपलसरी एजुकेशन बनाया गया, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया एजुकेशन को। अब हम बात करेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन 1964 में आया था, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी कि अगर इंडिया को डेवलपमेंट करना है, अगर और देशों से कंपटीशन करना है, तो हमें अपने एजुकेशन पे 6% जीडीपी का खर्च करना चाहिए। पर आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने 6% जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर खर्च नहीं करा है। इसके मेन कारण क्या है? जब से हमारा देश आजाद हुआ हमने पाकिस्तान के साथ 4 और 1 चीन के साथ युद्ध लड़ा है। यानी हमारा ज्यादातर स्टांस रहा था कि हमें सुरक्षा पे ज्यादा बल देना है, यानी हमने अपने डिफेंस के अंदर ज्यादा पैसा खर्च करा है अपनी सुरक्षा की वजह से, जिस वजह से हम अपने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाए। अगर हम बात करें और कंट्रीज की में, जैसे छोटी छोटी कंट्री है भूटान, जिम्बाब्वे, ये ऐसी कंट्री है जो 7% अपना जीडीपी का खर्च करती है, और एक इंडिया है, इंडिया अपने जीडीपी का 2 से 4% के ऊपर खर्च करता है। इंडिया में लिटरेट यानी साक्षर किसको माना जाता है? जो भी 7 साल से या 7 साल से ऊपर है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है किसी एक लैंग्वेज में, और उसको मैथ के थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स यानी माइनस, प्लस, गुणा, भाग ये जानता है, तो उसको एजुकेटेड माना जाता है। बात करते हैं फिनलैंड की एजुकेशन के बारे में। इसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी यह एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। फिनलैंड अपना 7% जीडीपी का खर्च करता है, और वहाँ का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है, इसके बारे में कभी हम बात अलग करेंगे। जापान ने कंपलसरी एजुकेशन करी थी 1887 में, यानी आज से 150 साल पहले। यानी इसलिए जापान इतना तरक्की कर रहा है, ग्रो कर रहा है, वहां पर हर बच्चे को लगभग कुछ ना कुछ टेक्निकल आता है। सबसे बड़ी कमी यही है कि हमने लोगों को एजुकेशन तो दी है पर उसके साथ जॉब नहीं दी है। पर जो अब नई पॉलिसी आई है 2020 में, इसमें कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि चेंज आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। जैसे जापान, चाइना, फिनलैंड के अंदर प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, थ्योरी पे नहीं। मुझे लगता है ऐसी, जिसे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में जो लिटरेसी रेट जो ग्रोथ चल रहा है, अगर इंडिया में सभी को एजुकेटेड करना है तो 2060 तक सभी लोग इंडिया में एजुकेटेड हो जाएंगे। 2020 में जो नया एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो बात की जा रही है,
मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा है। उसको इम्प्लीमेंट अगर सही से किया जाए तो इंडिया की एजुकेशन बहुत तेजी से ग्रो होगी। अब हम सोच सकते हैं कि खाली गवर्नमेंट जॉब नहीं, प्राइवेट जॉब और टेक्निकल के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी इंडिया में जितने भी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो खाली नौकरी के पीछे भागा जा रहा है, पर अब जॉब क्रिएटर मिलेंगे हमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम से। आई होप कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस समय स्कूल के अंदर, वो उनको ये सब एजुकेशन सिस्टम अच्छा लगेगा और उनके अंदर बहुत जल्दी बड़े बड़े बदलाव आएंगे। वो कुछ ना कुछ स्किल सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।